हेलो बच्चों, कल मैं आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में समझा रहा था कि भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में क्या उल्लेख किया गया है और वर्तमान संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या उल्लेख किया गया है। तो आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका की विस्तृत विवेचना करेंगे या समझेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 3 भाग हैं। पहला घोषणात्मक भाग, दूसरा है उद्देश्य भाग और तीसरा है विवरणात्मक भाग। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने भाग हैं? 3। घोषणात्मक भाग, उद्देश्य भाग और विवरणात्मक भाग। तो सबसे पहले हम घोषणात्मक भाग के बारे में समझेंगे या पढ़ेंगे। घोषणात्मक भाग में उल्लेख किया गया है कि हम भारत के लोग। तो यहाँ पे हम भारत के लोग शब्द का क्या अभिप्राय है या क्या तात्पर्य है कि संविधान के निर्माताओं के अनुसार संप्रभुता अंततः जनता में निहित है। तो ये जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने ये उल्लेख किया था कि जो अंतिम शक्ति है या जो संप्रभुता है किस में निहित है? जनता में निहित है। सरकार के पास अथवा राज्य सरकार के विभिन्न अंगों के पास जो शक्तियां हैं, अर्थात चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हों, उनके अंगों के पास, यानी आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये जो सरकार के तीनों अंग होते हैं उनके पास जो शक्तियां हैं वे सब जनता से मिली हैं। तो सरकार के तीनों अंगों के पास जो भी शक्तियां हैं वो किससे मिली हैं? जनता से। प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। पदावली से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है, अर्थात जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारे संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? संविधान सभा के द्वारा। और जो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे वो किसके द्वारा चुने गए थे? जनता के द्वारा। तो इसी आधार पर यह कहा जाता है कि भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो भारत की जनता है। तो ये तो आपके प्रस्तावना का घोषणात्मक भाग है। अब हम उद्देश्य भाग के बारे में समझेंगे कि प्रस्तावना के उद्देश्य भाग में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्दों का उल्लेख किया गया है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द से क्या तात्पर्य है? इस पदावली से यह व्यक्त होता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है। तो पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य का तात्पर्य होता है कि हम चाहे अपने देश के आंतरिक मामले हों या किसी बाहरी देश के साथ संबंध या आयात निर्यात से संबंधित मामले हों, उसमें हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हम कोई भी निर्णय अपनी स्वेच्छा से करते हैं, हमारे ऊपर किसी भी अन्य देश का कोई दबाव नहीं है। तो आंतरिक और विदेशी मामलों किसी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। तो जैसे आपके प्रश्न आ जाता है, इनको आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये जो उद्देश्य भाग में जो आपके शब्द दे रखे हैं और विवरणात्मक भाग में, इसमें से अक्सर कर आपके बोर्ड के पेपर में 1 या 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इसे आप अच्छे ढंग से समझ लेना और याद कर लेना। तो जो उद्देश्य भाग में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द है उसका क्या अर्थ है? इस पदावली से यह व्यक्त होता है कि भारत पूर्ण रूप से प्रभुता संपन्न राज्य है, आंतरिक और विदेशी मामलों में किसी अन्य विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है।
एक शब्द है समाजवाद। ये मैंने आपको कल समझाया था कि मूल संविधान में ये शब्द नहीं था, लेकिन सन 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा ये शब्द जोड़ा गया था, समाजवाद। तो समाजवाद शब्द का क्या अर्थ है कि समाजवाद शब्द को 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को सम्मिलित करके उसे और अधिक स्पष्ट किया गया है। इसमें समाज के कमज़ोर और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास करने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। तो ये जो हमारी प्रस्तावना समाजवाद शब्द जोड़ा गया है, इसका अर्थ ये रहा है कि भाई हमारे देश के जो कमज़ोर या पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए और जो देश में आर्थिक विषमता मौजूद है उसे समाप्त किया जाए। तो आपने पहले भी पढ़ा था कि जिस समय हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत के सामने दो मॉडल थे, एक पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। अब भारत के सामने ये दिक्कत थी कि भारत इन दोनों मॉडलों में से किस मॉडल को अपनाए। जो पूंजीवादी मॉडल था वो पूर्ण रूप से बाज़ार पर अधीन था, यानी बाज़ारी सारी वस्तुओं की कीमतें और उनके निर्माण से संबंधित व्यवस्थाएं तय करता था। और समाजवादी मॉडल एक ऐसा मॉडल था जिसके अंतर्गत सब कुछ सरकार को करना पड़ता था। तो इधर अगर हम पूंजीवादी मॉडल को अपनाते तो भारत के लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उस मॉडल से सही ढंग से अपने कार्यों को क्रियान्वित कर सकता। इधर समाजवादी मॉडल को हम लोगों ने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि सरकार की जो इनकम है वो इतनी नहीं थी कि सरकार सारे कार्यों को अपने स्तर पर सही ढंग से कर सके। तो हमने इन दोनों मॉडलों से हटकर एक नया मॉडल निर्मित किया था जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारे देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। तो इसमें यानी कुछ चीज़ें तो हमने पूंजीवादी मॉडल की ग्रहण की और कुछ चीज़ें हमने समाजवादी मॉडल की ग्रहण की और दोनों को मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में कहलाई। अगला जो शब्द है आपके पंथ निरपेक्ष, ये भी आपके सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं। तो 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में इसे जोड़ा गया था। इसका अर्थ यह है कि भारत धर्म के क्षेत्र में न धर्म विरोधी है न धर्म का प्रचारक है, बल्कि वह तटस्थ है जो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। कहने का मतलब है कि हमारे देश के संविधान में किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। तो इस आधार पर हमारा भारत देश एक पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष राज्य कहलाता है। अगला है लोकतंत्रात्मक। इससे तात्पर्य है कि भारत में राजसत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं, यानी जो देश में सरकार का संचालन होता है वह व्यक्ति जनता के द्वारा चुन करके जाते हैं और उनके द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है। तो राजसत्ता का प्रयोग जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं और वे जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जनता के प्रति उत्तरदायी का तात्पर्य होता है कि वो जो भी कार्य करते हैं उनके बारे में उन्हें जनता को बताना होता है। संविधान सभी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आश्वासन देता है, यानी हमारे संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय दिया जाए। और अगला जो शब्द है वो है गणराज्य। तो गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि भारत में राज्याध्यक्ष
राज्याध्यक्ष यानी जो देश का राष्ट्रपति है या जो सर्वोच्च व्यक्ति है, भारत का सर्वोच्च व्यक्ति कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। वह वंशानुगत न होकर, वंशानुगत का मतलब होता है कि जैसे पहले राजा महाराजा होते थे तो राजा के बाद उसका बेटा राजा बनता था, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनता था, तो उस व्यवस्था को कहते हैं वंशानुगत। लेकिन हमारे यहाँ जो देश का प्रथम नागरिक है या देश का जो राज्याध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर कैसा होता है? निर्वाचित प्रतिनिधि होता है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। देखिए, जो चुनाव होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें जनता सीधे भाग लेती है, जैसे आपके लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, गांव में पंच सरपंच के चुनाव होते हैं, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव होते हैं या जिला परिषद सदस्य के चुनाव होते हैं। इन सभी में जनता सीधे भाग लेती है, तो ऐसी चुनाव व्यवस्था को कहा जाता है प्रत्यक्ष चुनाव। और अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है कि इसमें चुनाव तो होता है यानी मतदान तो होता है, लेकिन सीधे जनता उसमें भाग नहीं लेती है, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि उसमें भाग लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसके चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यानी राष्ट्रपति चुनाव में कौन मतदान का प्रयोग करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और सभी विधानसभाओं के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। तो ये तो आपके भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य भाग था। तो इसके अंतर्गत आपके जो 5 शब्द हैं उनका अर्थ हमें ध्यान से याद करना है, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अब हम विवरणात्मक भाग के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसमें सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है या सामाजिक न्याय किसे कहते हैं? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता प्राप्त हो। सामाजिक न्याय का क्या तात्पर्य होता है कि हमारे देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के, अर्थात न उनके साथ जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न वर्ग के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न नस्ल के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए, तो उसे कहते हैं सामाजिक न्याय। अगला है आर्थिक न्याय। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 39, उसमें आर्थिक न्याय के आदर्श को स्वीकार किया गया है। इसमें राज्यों को अपनी नीति का संचालन इस प्रकार करने के लिए कहा गया है कि समान रूप से सभी नागरिकों को आजीविका के साधन, आजीविका का तात्पर्य होता है कि हमें अपना सही ढंग से जीवन यापन करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे क्रियाकलाप होते हैं, एक दिन में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा लगभग 2 प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं, एक आर्थिक और दूसरा गैर आर्थिक। तो जिस कार्य के करने के बदले में हमें पैसा प्राप्त होता है उसे कहते हैं आपके आजीविका का साधन। तो यानी जिस माध्यम से भी हम लोग अपने घर का सही ढंग से संचालन करने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए जो पैसा कमाते हैं वो आजीविका का साधन कहलाता है। समुदाय की भौतिक संपत्ति का स्वामित्व वितरण इस प्रकार हो, कहने का तात्पर्य होता है कि हमारे देश में जो भी क्या नाम है संसाधन हैं जो मौजूद हैं
वो इस प्रकार से हो कि जिसमें अधिकाधिक सामूहिक हित संभव हो सके, यानी वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कहीं ऐसा न हो, यानी केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है कुछ लोगों तक ही सीमित रहना, विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, यानी हमने कई जगह देखा है, विशेषकर जो प्राइवेट सेक्टर होता है, कि एक ही कार्य को पुरुष और महिला दोनों कर रहे हैं, लेकिन पुरुष को ज़्यादा वेतन मिलता है और महिला को कम वेतन मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पुरुषों व स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। उत्पादन और वितरण के साधनों का अहितकर केंद्रीयकरण न हो, यानी जिनसे हम किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, और वितरण का मतलब होता है कि आम जनता तक किसी चीज़ को पहुंचाना, तो वो उसका केंद्रीयकरण नहीं हो। क्या होना चाहिए? विकेंद्रीकरण। तो ये होता है आर्थिक न्याय। अगला है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य होता है कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि आरंभ में 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार था, लेकिन बाद में ये जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो आज हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और जिसका मतदाता सूची में नाम है, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। साथ ही साथ संवैधानिक उपचारों द्वारा राजनीतिक न्याय के आदर्श को मूर्त रूप प्रदान करता है। तो आपके जो 6 मूल अधिकार हैं, उनमें से एक जो मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके द्वारा हमारे किसी भी अन्य मूल अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो राजनीतिक न्याय का तात्पर्य होता है कि हमें वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है और सरकार बनाने का अधिकार है। अब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है कि भारतीय संविधान में नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। यानी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने विचार रख सकता है, वो चाहे जिस चीज़ में विश्वास अपना व्यक्त कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है और वो किसी भी तरीके से उपासना कर सकता है। तो हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई है। समानता, देश के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है। यानी हर एक व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाए या प्राप्त करे। और अवसर की समानता, यानी हर एक व्यक्ति को ये अवसर दिया जाता है कि वो अपने आप को एक उच्च शिखर पर ले जाए। बंधुत्व, प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की भावना बढ़ाने के लिए संकल्प किया गया है। यानी हमारे देश के संविधान में व्यवस्था की गई है कि हमारे देश की एकता और अखंडता बनी रहे, उसको कोई भी खंडित न कर सके और हमारे देश के सभी धर्मों के लोग भाईचारे के साथ अर्थात मिलजुल करके रहें। व्यक्ति की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता। तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता का तात्पर्य होता है कि हमारे संविधान निर्माता भारत की विविधताओं के अंतर्गत विद्यमान एकता से परिचित थे। यानी हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्हें मालूम था कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, यहाँ अनेकों प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं, चाहे वो भौगोलिक हो, चाहे वह धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो। वे चाहते थे कि हमारे नागरिक क्षेत्रीयता, प्रांतवाद, भाषावाद व संप्रदायवाद को महत्व न देकर
देश की एकता के भाव को अपनाएं। इसलिए हमारे संविधान में बंधुत्व का आदर्श 2 आधारों पर टिका है। पहला है राष्ट्र की एकता व व्यक्ति की गरिमा। अखंडता, अखंडता शब्द का तात्पर्य है कि ये जो अखंडता शब्द है ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यानी मूल संविधान में अखंडता शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं किया गया था। तो जो मैंने आपको कल भी बताया था कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये जो अखंडता शब्द है उसका क्या अर्थ है? इसका मूल उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। कहने का तात्पर्य है कि अखंडता शब्द को भारतीय संविधान में क्यों शामिल किया गया था? इसका उद्देश्य है भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। तो इस प्रकार से आज हमने आपको प्रस्तावना की विस्तृत विवेचना के बारे में समझाया। तो इस तरीके से आपका जो पाठ 1 है भारतीय संविधान की विशेष